हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के क्लास में दोस्तों। ठीक है, तो जा रहे हैं क्लास करने के लिए इकोनॉमिक्स का। और आज है इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 35 दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप सब दोस्तों को बताते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे इकोनॉमिक्स का, तो हमारा क्लास अब समाप्त हो चुका है। अब आप सभी दोस्तों को बताना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत हुई है दोस्तों एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मस्त टॉपिक जिसका नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो आइए आपको बताते हैं सबसे पहले कि बहुआयामी गरीब कहते किसे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो बहुआयामी उस व्यक्ति को कहते हैं जिस व्यक्ति के पास ना ही शिक्षा हो, ना ही स्वास्थ्य हो, ना ही जीवन स्तर में जो आयाम दिया गया है, और उससे अगर वह व्यक्ति वंचित है तब हम उसे कहेंगे कि यह बहुआयामी गरीब है दोस्तों। ठीक है, और इंडेक्स मतलब सूचकांक होता है दोस्तों। ठीक है, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो दिया गया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो आयाम दिया गया है, जो इंडिकेटर दिया गया है, उसके अनुसार से दोस्तों निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको उसके हिसाब से निकाला जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों। ठीक है, तो यह दो प्रकार से निकाला जाता है। एक तो होता है कि पूरे विश्व लेवल पर, और दूसरा होता है कि नहीं, भारतीय लेवल पर दोस्तों। ठीक है, देश के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो जो भारतीय लेवल पर निकाला जाता है, तो यह दोस्तों शुरुआत हुई है 2021 में, और जो विश्व में जो जारी रिपोर्ट करता है उसकी शुरुआत हुई है कब, तो 2010 में। ठीक है, और जो विश्व में जो इसका इकट्ठा करता है आंकड़ा, उसका नाम है दोस्तों UNDP और OPHI दोस्तों। ठीक है, वहीं भारत में बात की जाए कौन इकट्ठा करता है इसका आंकड़ा, तो नीति आयोग करता है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए कि इसमें डायमेंशन कितने हैं, जो वर्ल्ड लेवल में है तो उसमें 3 डायमेंशन है, और यहाँ पर भी जो राष्ट्रीय में बात की जाए, जो भारत लेवल में बात की जाए, तो उसमें भी 3 डायमेंशन है। वहीं इंडिकेटर की बात की जाए, यानी कि संकेतक कौन कौन सा है, तो जो वर्ल्ड लेवल पर है उसमें दोस्तों संकेतक है 10, लेकिन जो भारतीय लेवल पर बनाया गया है आंकड़ा एकत्रित करने के लिए, उसमें 12 इंडिकेटर बनाया गया है कि इन सब 12 पहलुओं पर बात किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके हिसाब से निकाला जाएगा कौन सा व्यक्ति गरीब है और कौन सा व्यक्ति गरीब नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बताया गया है कि गरीबी गरीबी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि कितने लोग गरीब है दोस्तों। ठीक है, अगर इसका आंकड़ा निकाला जाए तो उसे उसे हम लोग कहेंगे हेड काउंट रेशियो दोस्तों। ठीक है, वहीं गरीब गरीब कैसे है, अगर इसके बारे में अगर आंकड़ा निकाला जाए तो उसे हम लोग कहेंगे गरीबी की तीव्रता, यानी कि इंटरसिटी ऑफ पॉवर्टी दोस्तों। ठीक है, अब कहते किसे है गरीबी की तीव्रता, तो कहने का मतलब जो आयाम जो बताया गया है, जो वर्ल्ड लेवल में, जो राष्ट्रीय लेवल में, और उसके आयामों को अगर 33% से कम लोग हैं तो उसे हम लोग कहेंगे कि गरीबी तीव्रता से कम है, तो उस लोग को हम लोग कहेंगे गरीब गरीब ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की, यह कैसे निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कितने लोग गरीब हैं और इसका आंकड़ा ले लिया जाए, और गरीब गरीब कैसे है और इसका आंकड़ा ले लिया जाए, और दोनों आंकड़ों को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दिया जाए, तो जो आंकड़ा निकल कर आएगा उस आंकड़े को हम लोग कहेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, उसमें एक पहला पहलू है यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स दोस्तों। ठीक है, एक होता है वैश्विक स्तर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 3 डायमेंशन मैंने आपको बताया है, वह 3 डायमेंशन कौन है दोस्तों। ठीक है, तो एक तो हमने आपको बता ही दिया, एक है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है दोस्तों जीवन स्तर के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, अब बात कर ले स्वास्थ्य के अंदर 2 पॉइंट लिखाया गया है जो कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिकेटर का काम करता है। इस बातों को ध्यान रखा जाता है गरीबी के आंकड़े को निकालने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो पहला है दोस्तों की पोषण, स्वास्थ्य में ध्यान रखा जाता है पोषण का। स्वास्थ्य में ध्यान रखा जाता है दोस्तों शिशु और मत्स्य मृत्यु दर। जी हाँ दोस्तों, शिशु और मृत्यु दर, मत्स्य मृत्यु यानी कि माता का जो मृत्यु दर है वह कितना है, इसका यहाँ पे रखा जाता है आंकड़ा दोस्तों। ठीक है, और जो वर्ल्ड लेवल में यह 2 ही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन बात की जाए विश्व लेवल पर यानी कि भारतीय लेवल पर, तो भारतीय लेवल में यहीं पे एक और को जोड़ दिया गया है जिसका नाम है मातृत्व स्वास्थ्य दोस्तों। ठीक है, गर्भवती के समय दोस्तों कितने माता जो लोग हैं उनका इंतकाल होता है, डेट होता है, तो यह निकलता है दोस्तों
स्वास्थ्य में दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लें तो दूसरा आयाम है जिसमें शिक्षा आता है। इसमें 2 ही आयाम दिया गया है। पहला इंडिकेटर यह है कि स्कूल वर्ष की आयु दोस्तों। ठीक है, कितने वर्ष तक स्कूल में लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरा इंडिकेटर यह है कि दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं तो कितना % उपस्थिति स्कूल में है, इसके बारे में अध्ययन करके जो आंकड़ा निकाला जाता है यह भी गरीबी में शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा आयाम है दोस्तों जीवन स्तर पर। तो जीवन स्तर में दोस्तों 6 दिया गया है दोस्तों, जो वर्ल्ड लेवल पर निकाला जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें 6 दिया गया है। तो आइए उसको बताते हैं। ठीक है, तो पहला है दोस्तों फ्यूल यानी कि कुकिंग फ्यूल। कहने का मतलब है कि जो लोग हम यहाँ पे खाना बनाते हैं उसके लिए जो फ्यूल कहाँ से आता है इस पर अध्ययन किया जाए, उसको स्वच्छता का अध्ययन किया जाए, साथ ही साथ शुद्ध पेयजल का अध्ययन किया जाए, मकान का अध्ययन किया जाए, बिजली का अध्ययन किया जाए और उसके पास कितनी परिसंपत्तियां हैं इसका अध्ययन कर आंकड़ा निकाला जाता है। ठीक है, तब दिया जाता है, तब यह आंकड़ा निकल कर आता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि ग्लोबल लेवल पर होता है दोस्तों। ठीक है, वहीं भारतीय लेवल की बात की जाए तो भारतीय लेवल में यहाँ पे एक और चला आता है जिसका नाम है बैंक अकाउंट जीवन स्तर में दोस्तों। ठीक है, इन सारे आधार पर दोस्तों, इन सारे इंडिकेटर जो 12 इंडिकेटर है राष्ट्रीय लेवल पर और 10 इंडिकेटर है दोस्तों ग्लोबल लेवल पर, इन सारे इंडिकेटरों के हिसाब से दोस्तों भारत में और विश्व में बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों जारी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आप सब दोस्तों को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझा दिया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक से 2015 और 16 में 24.85% लोग दोस्तों बाहर निकले थे दोस्तों। वहीं बात की जाए 2019 और 21 में तो 14.96% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैंने अच्छा तरीका से समझा ही दिया है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें कि सबसे ज़्यादा किस राज्य से गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो सबसे बड़ा नाम आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश से दोस्तों। कितने लोग निकले हैं, तो 4 करोड़ समथिंग लोग निकले हैं गरीबी रेखा से बाहर दोस्तों। वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार से दोस्तों 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा को पार किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कंप्लीट जानकारी। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है विश्व असमानता रिपोर्ट, कहने का मतलब वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट दोस्तों। ठीक है, आइए इसके बारे में आप सभी दोस्तों को विस्तार पूर्वक से बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड इक्वालिटी लैब और साथ में मिलकर पेरिस इकोनॉमिक्स स्कूल दोस्तों। यह मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करता है दोस्तों। यह रिपोर्ट क्या बताता है, यह रिपोर्ट यह बताता है कि कितना धन, कितना वेल्थ कितने लोगों के पास है। देखिए, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि वर्ल्ड लेवल पर, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों भारतीय लेवल पर। ठीक है, तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर हम लगा दे रहे हैं सबसे पहले वर्ल्ड लेवल का आंकड़ा, उसके बाद हम भारतीय लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, तो बात की जाए वर्ल्ड लेवल पर तो ध्यान दीजिएगा, तो हमने एक ग्राफ को यहाँ पे दर्शाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, एक तरफ हमने यहाँ पे एक्स अक्ष पर लिया है इनकम को और वाई अक्ष पर लिया है कि आय और धन में जो वितरण का जो प्रतिशत है असमान है उसको यहाँ पे लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हमने यहाँ पे 20, 40, 60 कर ले लिया है परसेंट में। और जो बात की जाए यहाँ पे इनकम की, यानी कि इनकम कहते किसे है, तो इनकम जो हम लोग प्राप्त करते हैं, आय प्राप्त करते हैं, जो लोग कमाते हैं, जो पैसा आता है उसे हम लोग कहेंगे इनकम दोस्तों। वहीं वेल्थ की बात की जाए तो हमारे पास जितना ज़मीन है, मकान है, कार है, जितने भी वस्तु चीज़ है उन सभी को बेचकर जो धन प्राप्त होगा उन सभी चीज़ों का वैल्यू जो मार्केट में उसे हम लोग कहेंगे कि इतना वेल्थ है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं इनकम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब डाटा में, तो यहाँ पे इनकम यानी कि आय की बात की जाए वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें तो 52% इनकम जो लोग कमा रहे हैं, मात्र 10% ही लोग कमा रहे हैं वर्ल्ड में दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब है 10% लोगों के पास आय आ रहा है, वह 52% आय प्राप्त हो रहा है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाए यहाँ पे इनकम में ही 48% जो बच गया, कहने का मतलब जो 48% है, तो 90% लोग मिलकर वर्ल्ड के 90% लोग वर्ल्ड के मिलकर कमा रहे हैं जितना पैसा, वह शामिल है कहाँ पे, तो ये 48% में शामिल है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेल्थ की। अब बात कर लेते हैं कितने वेल्थ को मैंने आपको बता ही दिया है। तो वेल्थ में बात की जाए जो 10% लोग हैं और वह अपनी संपत्ति को पूरा बेच देते हैं, तब उसके पास 76% वर्ल्ड का पैसा आ जाता है। ठीक है, वहीं 90% लोगों के पास अपनी संपत्ति को बेचने के बाद मात्र कितना पैसा प्राप्त होगा, तो 24% दोस्तों। ठीक है, तो ये था वर्ल्ड लेवल पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों
अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय लेवल पर दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय लेवल पर कितनी असमानता है आइए आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंकड़ा हम आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे हमने एक्स अक्ष पर हमने दर्शा दिया है इनकम और वेल्थ को, और वाई अक्ष पर हमने दर्शा दिया है आय एवं धन का वितरण का लोगों में प्रतिशत कितना है उसको हमने दर्शा दिया है दोस्तों, ठीक है। तो भारत में बात की जाए तो भारत में 10% लोगों के पास जो इनकम आ रहा है 57% आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 10% लोग मिलकर 57% रुपया कमा ले रहे हैं। वहीं बात करें 90% लोग मिलकर, देश के 90% लोग मिलकर मात्र 43% ही पैसा कमा पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं वेल्थ की बात की जाए, धन संपत्ति की बात की जाए, तो 10% लोगों के पास देश की 64% वेल्थ है दोस्तों। कहने का मतलब है कि अगर 10% लोग अपने, जो हमने बताया कि कार, जमीन, मकान आदि के वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो 64% देश का निकल जाएगा, ठीक है। वहीं 90% लोगों की जो बात की जाए तो उनके पास मात्र 36% ही आता है। अगर वो सारी संपत्ति को बेच दे तब उनका वेल्थ को जोड़ा जाए तो कितना आता है, 36% निकल कर आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आप सभी दोस्तों को हम बता रहे थे गरीबी का असमानता क्या है दोस्तों, आय का असमानता क्या है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है गरीबी का दुष्चक्र। तो आइए आपको बताते हैं गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इसको दिया है रेगनार नॉर्स ने। आइए आपको बताते हैं क्या होता है। रेगनार नॉर्स ने सबसे पहले एक गोल राउंड लिया, उसमें बताया कि सबसे पहले हमको संसाधन की कमी करनी होगी, ठीक है। जो संसाधन की कमी है जिसके चलते हम कम उत्पादन कर रहे हैं। कम उत्पादन करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास कम आर्थिक गतिविधियां करने को होगी, यानी कि जीडीपी कम प्राप्त होगा। जीडीपी कम प्राप्त होगा जिसके चलते हम कम रोजगार प्राप्त कम कर पाएंगे। जब रोजगार ही कम होगा जिसके चलते हमारा आय ही कम आएगा। जब आय कम आएगा तो हम बचत भी कम कर पाएंगे। जब बचत ही कम कर पाएंगे जिसके चलते हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे। जब उत्पादन नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा जिसके चलते गरीबी का यह जाल फैला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे समझाया था रेगनार नॉर्स नामक व्यक्ति ने दोस्तों, ठीक है। ये था गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है। इसे आप सभी दोस्त समझ चुके। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है सबसे आखिरी टॉपिक जिसका नाम है, जो कि पिछला साल यानी कि 69 बीपीएससी में आया था मेंस में सवाल लिखने के लिए, जिसका नाम था ट्रिकी डाउन थ्योरी दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब गरीबी का ट्रिकल डाउन सिद्धांत। कहने का मतलब है, आइए आप सभी दोस्तों को समझाते हैं कि यह क्या होता है ट्रिकल डाउन थ्योरी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इसे दिया गया था किसके द्वारा था, आर्थर लेफर के द्वारा दिया गया था। और यह क्यों दिया गया, क्योंकि भारत देश से गरीबी को दूर करने के लिए या कोई भी देश से गरीबी को दूर करने के लिए दिया गया था यह दोस्तों ट्रिकी डाउन थ्योरी दोस्तों। यह ट्रिकी डाउन थ्योरी क्या बताता है, ट्रिकी डाउन थ्योरी दोस्तों यह बताता है कि देश के अंदर जो अमीर लोग हैं जिस उन पर जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स को कम कर देना, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के पास जो टैक्स है उस टैक्स को कम कर देना जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो। जैसे उनको उन लोगों के पास आय ज़्यादा प्राप्त होगी जिसके चलते वह इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे जिसके बाद रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और उत्पादन में ज़्यादा शान देंगे, ठीक है। इस तरीका से हम गरीबी के दुष्चक्र प्रभाव को तोड़ सकते हैं, ठीक है। यह किसने बताया, यह बताया दोस्तों आर्थर लेफर ने, और जिन्होंने सिद्धांत दिया था वह सिद्धांत दोस्तों ट्रिकी डाउन थ्योरी दोस्तों, इस सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है। इन्होंने और सारे भी आयाम बताए थे। एक था तो हमने आपको बता दिया टैक्स को कम करके, दूसरा था कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा देना चाहिए और सरकार जो रेगुलेशन करे उस रेगुलेशन को कम कर दे और फॉरेन जो विदेशी ट्रेड है उसको बढ़ा कर दोस्तों, ठीक है। इस तरीका से गरीबी के दुष्चक्र से हम निकल सकते हैं, ठीक है। उन्होंने यह भी बताया कि दोस्तों तो जो सरकार टैक्स बढ़ा दे रही है जिसके बाद आय प्राप्त हो रहा है, सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, एक ऐसा समय आता है कि जब सरकार टैक्स बढ़ाते जाती है तो लोग उत्पादन करना ही कम कर देते हैं, ठीक है। जिसके चलते सरकार का रेवेन्यू कम प्राप्त होता है, जिसके चलते गरीबी का आंकड़ा और बढ़ने लगता है दोस्तों के, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाया हुआ है आज के क्लास में। कैसा लगा यह वीडियो आप सब दोस्तों को नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए